Arrhenius theory for acids and bases. Arrhenius theory for acids and bases. बस एक एक लाइन का डेफिनेशन लिखते चले जाना, सिर्फ डेफिनेशन पता होना चाहिए. Arrhenius क्या बोला, ब्राउनस्टेड-लाउरी क्या बोला और ल्यूइस थ्योरी क्या कहा. Arrhenius थ्योरी के अनुसार acids are those substance which can give H plus ion, and bases are those substance which can give OH minus ion. Arrhenius theory of acid base के अनुसार एसिड वो सब्सटेंस है जो कि H प्लस देता है सोल्यूशन में, और बेस वो सब्सटेंस है जो कि OH माइनस देता है सोल्यूशन में. जो एसिड जितना आसानी से और जितना ज्यादा H प्लस दे दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना कम H प्लस दे उतना वीक एसिड, जितना कम OH माइनस दे उतना वीक बेस, जितना ज्यादा OH माइनस दे वो स्ट्रॉन्ग बेस. नेक्स्ट थियरी कहता है ब्राउनस्टेड-लाउरी थियरी. इसके अनुसार एसिड्स आर दोज विच गिव्स H प्लस, which give H plus ion, and bases are those which gains H plus ion. आरएनएस थ्योरी के अनुसार एसिड में आ जाएगा जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, एक्सेट्रा. बेसेस हो जाएगा NaOH, KOH, जो H प्लस दे सकता है उसे बेस. ब्राउनस्टेड थोड़ा सा चेंज किया अपना थियरी एसिड बेस का. एसिड वो होता है जो H प्लस देता है, और बेस वो होता है जो H प्लस गेन करता है. तो यहां पर तो चलो ठीक है, HCl, H2SO4, HNO3, दे ऑल आर एसिड्स, एंड द वन विच कैन गेन H प्लस, जैसे मान लो हम बोले कि अमोनिया में कोई OH नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी अमोनिया बेस है. व्हाई इट इज अ बेस? बिकॉज इट कैन गेन H plus, ammonia, etc. Those substances which can gain H plus, that will be called as base. और ल्यूइस थ्योरी के अनुसार acids are those which gains a pair of electron. Acids are those substances which gains a pair of electron, and bases are those substances which donate a pair of electron. Acids are those substances which gains a pair of electron. Bases are those substances which donates a pair of electron. ऐसे भी सब्सटेंस पाए जाते हैं जिनमें ना तो H प्लस होता है, ना तो OH माइनस होता है, ना ही H प्लस गेन करता है, ना ही OH माइनस. जैसे मान लो AlCl3, देखकर नहीं लग रहा कि एसिड है कि बेस है, लेकिन इट हैज अ टेंडेंसी टू गेन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. AlCl3 इज अ एसिड, ल्यूइस एसिड नाम दे देते हैं हम लोग. AlCl3 हो गया, BCl3 हो गया, एक्सेट्रा, दे ऑल आर ल्यूइस एसिड्स. ल्यूइस बेसेस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे मान लो हम बोले कि NH3, वाटर, जिसके पास लोन पेयर है, डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है, उसे हम लोग बोलेंगे ल्यूइस बेस. बेसिक डेफिनेशन. स्ट्रॉन्ग एसिड जो जितना आसानी से जितना ज्यादा H प्लस दे दे स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना कम H प्लस दे वीक एसिड, जितना ज्यादा OH माइनस दे स्ट्रॉन्ग बेस, जितना कम OH माइनस दे उतना वीक बेस. जो सब्सटेंस सोल्यूशन में H प्लस बढ़ा दिया वो सब्सटेंस एसिड था, और जो सब्सटेंस सोल्यूशन में OH माइनस बढ़ा दिया या H प्लस घटा दिया वो बेस कहलाएगा. कॉपी कर लिए. वीक एसिड्स जैसे HA एक वीक एसिड है. HA को लिया गया वाटर में, तो
तुरंत ये ब्रेक करेगा H+ और A- में और क्या मेंटेन कर देगा, इक्विलिब्रियम। हर वीक इलेक्ट्रोलाइट का यही प्रॉपर्टी है कि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा और उसका अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। Ha अपना H+ दिया तो ये बन गया H3O+ और A-। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखा जाएगा तो H3O+ का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, A- का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय Ha का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। खैर एक्चुअली यहां पर हम लोग H2O का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम भी लिखते हैं, लेकिन H2O का मोलैरिटी कंसंट्रेशन कितना होता है, 55.56, विच इज अ कांस्टेंट। Constant into constant will give you another constant which is called Ka, and that K will be H3O+ into A- divided by Ha का concentration। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अब इस K का हम लोग नाम दे देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही एक तरह से। इसे हम लोग बोलेंगे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, या इसको बोला जाएगा एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड के। हर एसिड का के डिफाइंड होता है, जिसका के ज्यादा ऑटोमेटिकली बोलेंगे H+ ज्यादा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड। जिसका के का वैल्यू कम, उसका H3O+ का कंसंट्रेशन कम, वो वीक एसिड। वीक बेसेस जैसे BOH, मान लो इन जनरल BOH इज अ वीक बेस, जैसे ही वाटर में लेंगे ये ब्रेक कर जाएगा B+ और OH- में और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे, B+ का कंसंट्रेशन इंटू OH- का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय BOH का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हम लोग नाम दे देते हैं KB, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, या बोलेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। मेरा ये दिखाने का सिर्फ ये मतलब था, वीक एसिड के लिए K डिफाइन करते हम लोग और वीक बेसिस के लिए KB डिफाइन किया जाता है। Both K, KB are equilibrium constant, and it will follow temperature dependence equation. It will follow Le Chatelier's principle, etc., etc. K is defined for acid and KB is defined for any base. आगे लिखो Ostwald's dilution law। बिल्कुल अच्छे से समझना, अभी तो एकदम डेफिनेशन हम लिखा रहे हैं, फिर धीरे धीरे गांठ खुलेगा टॉपिक का। मेरे साथ साथ जैसे हम एक तरह से हम पढ़ा रहे हैं, मतलब हम समझ रहे हैं, वैसे ही समझने या कोशिश करना। शुरू से ही पकड़ लोगे ना आयनिक इक्विलिब्रियम का एक एप्टीट्यूड, सॉल्विंग एप्टीट्यूड, कोई सवाल नहीं छूटेगा। चूंकि हम लोग बहुत छोटे नंबर में काम करते हैं तो हम लोग को बहुत जगह अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर समय बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। तो बिल्कुल ध्यान से नोट करते चले जाओ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बहुत ही बेसिक लॉ है। इट स्टेट्स दैट any weak electrolyte remains, it states that any weak electrolyte remains 100% dissociated at infinite dilution. Any weak electrolyte remains 100% dissociated at infinite dilution. At infinite dilution. Infinite dilution मतलब हम लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर ले लें और उसमें अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को लिया जाएगा तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट तो नॉर्मल कंसेंट्रेशन पे ही 100% डिसोसिएटेड रहता है, लेकिन चाहे कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, चाहे एसिड ले लो, बेस ले लो, आयन, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो,
वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 100% डिसोसिएटेड, द प्रोसेस विल बिकम इरिवर्सिबल एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट का कोई मीनिंग नहीं है, ये थियरी कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएटेड रहता है। जैसे हम लोग जानते हैं एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमीन्स, दे आर वीक बेसेस और वीक एसिड। अगर एसिटिक एसिड को भी इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दो तो ये एसिटिक एसिड भी 100% एसीटेट आयन और H+ आयन में ब्रेक कर जाएगा। कंसिडर अ वीक एसिड, जैसे HA एक वीक एसिड है, HA को वाटर में लिए, H+ और A- में ब्रेक किया, टाइम t=0 पे ये C मोलर था, C मोलर, मोलैरिटी उसकी C थी शुरू में जो हम लोग बनाए, लेकिन जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो ये बन गया C × 1 - अल्फा, C अल्फा। बिल्कुल केमिकल इक्विलिब्रियम में जैसे हम लोग मोल्स में लिखते थे, यहां पर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन में लिखेंगे। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वीक एसिड का K क्या होता है? H+ का कंसेंट्रेशन इंटू A- का कंसेंट्रेशन अपॉन HA का कंसेंट्रेशन। सारे कंसेंट्रेशन को यहां बिठा दो, ये बन जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C × 1 - अल्फा। एक C कट जाएगा, K का वैल्यू आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। चूंकि हम लोग वीक एसिड कंसिडर किए हैं, वीक एसिड में अल्फा का वैल्यू इज मच लेस देन 1। मान लो कि ये एसिड बहुत नेग्लिजिबली डिसोसिएटेड है, अल्फा का वैल्यू 0.01, 1%, 2%, 5%, तो 0.01 हो या 0.05 हो, 1 के सामने से हटाएंगे ना। अल्फा इज वेरी वेरी मच लेस देन 1, अल्फा इज वेरी वेरी मच लेस देन 1, अल्फा हटा दो 1 के सामने से, क्या बन जाएगा? K will be equal to C alpha square. Therefore, alpha will be equal to √of K upon C. Alpha will be equal to √of K upon C. ठीक है, let C is decreasing. मैथमेटिकली सोच लो, C क्या था? मोलारिटी था। मोलारिटी को डिक्रीज कैसे किया जा सकता है? पानी मिलाकर। उस सोल्यूशन में हम पानी मिलाने लगे, पानी मिलाते ही C का वैल्यू क्या हो जाएगा? घटते चला जाएगा। और अगर C का वैल्यू अगर घटते चला जाएगा तो अल्फा का वैल्यू, अल्फा विल इंक्रीज। C का वैल्यू डिक्रीज करने से अल्फा का वैल्यू इंक्रीज। अगेन लेट C टेंड्स टू 0। किसी भी सब्सटेंस का मोलैरिटी 0 कब हो सकता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। जब तक सल्यूट है तब तक मोलैरिटी का वैल्यू आएगा, लेकिन अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर मान लें तो उस वक्त मोलैरिटी क्या हो जाएगा? C टेंड्स टू 0। C अगर टेंड्स टू 0 मतलब कि हो गया ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर C टेंड्स टू 0 देन अल्फा विल टेंड टू इनफाइनाइट। And what is the meaning of infinite? Maximum. And maximum value of alpha is always equal to 1. अल्फा कभी 1 से ज्यादा होता ही नहीं है। तो अल्फा का इनफाइनाइट वैल्यू क्या है? 1 है। अल्फा का इनफाइनाइट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। तो as C will tend to 0, अल्फा will tend to 1। यही कहता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अल्फा 1 हो जाएगा, 100% डिसोसिएट कर जाएगा। एक वीक एसिड या वीक इलेक्ट्रोलाइट भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 100% डिसोसिएटेड रहता है। ये तो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये और इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे सोल्यूशन को हम डाइल्यूट करेंगे अल्फा का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ये जो C अल्फा का जो प्रोडक्ट है वो बढ़ेगा कि घटेगा, क्योंकि हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो C घट रहा है लेकिन अल्फा बढ़ रहा है। क्या ये गारंटी है कि C अल्फा भी बढ़ेगा? क्या ये गारंटी है कि C अल्फा भी घटेगा? वो तो देखना पड़ेगा, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन हां, C के घटने से अल्फा जरूर बढ़ता है। इसी को कहते हैं ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ।
क्लियर है यहां तक? आगे लिखो, ऑटो प्रोटोलिसिस और सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट, ऑटो प्रोटोलिसिस और सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट। लिखिए, मेनी सब्सटेंस रिमेन सेल्फ आयनाइज्ड, many substance remains self ionized because of proton transfer from one molecule to the another. Many substance remains self ionized because of proton transfer from one molecule to the other. प्रोटॉन H प्लस को प्रोटॉन कहते, और प्रोटॉन से ही आया ऑटो प्रोटोलिसिस, अपने आप प्रोटोनेशन, दैट इज ऑटो प्रोटोलिसिस। कौन से सॉल्यूशन में कितना आयन मौजूद है ये मेजर किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बहुत ज्यादा आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बहुत कम आता है ना। तो हम लोग ये सोचते हैं कि अगर प्योर वाटर अगर ले लें, प्योर वाटर, और उसमें 2 इलेक्ट्रोड डुबा दिया जाए तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजर विल बी 0, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां पर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हमें मिलता है, भले ही बहुत नेग्लिजिबल मिलता है, लेकिन मिलता है। उसके पीछे क्या कारण है? इवन लिक्विड अमोनिया में भी 2 इलेक्ट्रोड डाल दो तो तुमको इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मिलेगा। हालांकि ना तो लिक्विड अमोनिया आयनाइज करता और ना ही वाटर प्योर आयनाइज करता, फिर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहां से आ रहा है? एंड दैट फिनोमिनन हैपेंस बिकॉज ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन। होता क्या है कि NH3 प्लस NH3, एक NH3 दूसरे NH3 से एक H प्लस गेन कर लेता, और H प्लस गेन करके इक्विलिब्रियम मेंटेन कर देगा। पहले को कन्वर्ट कर देगा NH2 माइनस, और अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा NH4 प्लस। हालांकि ये प्रोसेस बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत नेग्लिजिबल। इक्विलिब्रियम आ गया, और इक्विलिब्रियम पे कुछ तो आयंस है, इसी के वजह से लिक्विड अमोनिया में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हमें मिलता है, फॉर्मिक एसिड में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मिलता है। कारण, वन मॉलिक्यूल लूजेस H प्लस एंड अनदर गेन्स H प्लस, ऑटो प्रोटोलिसिस, सेल्फ आयनाइजेशन। अगर मुझे इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना पड़े तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे NH2 माइनस इंटू NH4 प्लस डिवाइडेड बाई NH3 का कंसंट्रेशन स्क्वायर। इसका नाम हम लोग दे देंगे KAP, या नाम दे देंगे KI, ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट या सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर अमोनिया। Similarly, we can define self-ionization constant या auto protolysis constant for formic acid. और उन सब्सटेंस के लिस्ट में अपना सबसे कॉमन सॉल्वेंट वाटर भी मौजूद है। वाटर में भी एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल में प्रोटॉन का ट्रांसफर, एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है H3O प्लस और दूसरा बन जाता है OH माइनस। देयरफॉर वाटर आल्सो शोज सम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन किया। इक्विलिब्रियम पे कोई भी चीज एग्जैक्टली 0 नहीं होता, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, वो यहां पर भी लागू है। वाटर का KAP या KI क्या बोलेंगे? H3O प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2O का कंसंट्रेशन होल स्क्वायर। ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट। वाटर का कंसंट्रेशन कितना होता? 55.56, लेकिन ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, KAP मल्टीप्लाइड बाई H2O का कंसंट्रेशन स्क्वायर। कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट,
will give you another constant which is called Kw, और ये Kw हो जाएगा H3O plus का concentration into OH minus का concentration, and this Kw is called ionic product of water. This Kw is called ionic product of water. वाटर हमेशा ये अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन करता है। अब देखो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को किस में डिसॉल्व करोगे? वाटर में ही। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एसिड, बेस, सॉल्ट, एनीथिंग, डिसॉल्व करोगे वाटर में ही। तो वो इलेक्ट्रोलाइट तो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा ही करेगा। अलग से वाटर भी हमेशा अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। और इक्विलिब्रियम पे कोई भी चीज जीरो होता है क्या? नहीं। तो हम क्यों नहीं कह सकते कि हर एक्वस सॉल्यूशन में, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन हो, हर एक्वस सॉल्यूशन में देयर इज सम H प्लस एंड देयर इज सम OH माइनस, एंड दैट H प्लस इंटू OH माइनस विल बी ऑलवेज अ कांस्टेंट, दैट इज Kw। ऐसा कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है एक्वस जिसमें H प्लस ना हो, ऐसा कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है जिसमें OH माइनस ना हो। हर एक्वस सॉल्यूशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का H प्लस भी होता है और OH माइनस भी होता है, और उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा Kw के बराबर होता है। समझ में आ रहा? क्लियर है? ओके। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 298 केल्विन, Kw का वैल्यू 10 to the power -14। At 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन, Kw का वैल्यू ऑलवेज 10 to the power -14। अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि H2O जब आयनाइज करता है H प्लस और OH, ध्यान देना, H प्लस इज इक्विवेलेंट टू H3O प्लस। H प्लस लिखो या H3O प्लस लिखो, बात बराबर है। वहां दो वाटर मॉलिक्यूल के बजाय आप एक वाटर मॉलिक्यूल को ही सीधे सीधे H प्लस और OH माइनस में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मॉलिक्यूल जब आयन में ब्रेक करता है, कोई भी जब डिसोसिएट करता है, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। बताओ, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे Kw का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा 10 to the power -14 के हिसाब से? 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे Kw का वैल्यू कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 10 to the power -14 और लेस देन 10 to the power -14? ऑब्वियसली टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे, लीच-एटलियस प्रिंसिपल लगा, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। फॉरवर्ड जाएगा तो H प्लस भी बढ़ेगा, OH माइनस भी बढ़ेगा, और उन दोनों का प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। मतलब हो सकता है 10 to the power -14 से वो हो जाए 10 to the power -12, 10 to the power -10। ये तो पता है ना, 10 to the power -12 बड़ा है ना। और वही 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे Kw का वैल्यू घट जाएगा। तो ध्यान रखना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 to the power माइनस, जब तक सवाल में टेम्परेचर दिया ना हो अलग से, तब तक हमेशा 25 डिग्री पे सॉल्व करेंगे। और 99.9% सवाल 25 डिग्री पे ही होगा। 0.1% सवाल में टेम्परेचर 60 या 10 करके पूछेगा। क्लियर? खैर, Kw is always H plus into OH minus and 10 to the power -14 at 25 degree centigrade. pH scale, हर आयनिक इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम में लास्ट में लिखा रहेगा कैलकुलेट द pH। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट पानी में डालेंगे, डिसॉल्व करेंगे, इक्विलिब्रियम आएगा, बोलेगा कैलकुलेट द pH।
pH scale. pH is basically minus log to the base 10 gamma into activity of H plus. ये एक्चुअल डेफिनेशन होता है pH का, माइनस लॉग टू दी बेस 10 गामा इंटू एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन. क्लियर? गामा इज कॉल्ड एक्टिविटी कोफिशिएंट and A of H plus is activity of H plus ion, जो कि concentration of H plus के बराबर होगा. For very dilute aqueous solution, जब सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट होता है वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, और आइडियल सॉल्यूशन का गामा हमेशा 1 के बराबर होता है. बट फॉर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन गामा इज नॉट इक्वल टू 1. हम लोग मैक्सिमम टाइम जो बात करते हैं वो वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में बात करते हैं. कभी कभी इसमें भी करेंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये. तो इसके लिए क्या बन गया? pH देयरफॉर इज माइनस लॉग टू दी बेस 10 H प्लस का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे. H प्लस का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, माइनस लॉग टू दी बेस 10 H प्लस. मोलैरिटी H प्लस का कंसंट्रेशन मोलैरिटी में निकालो, उसका माइनस लॉग टू दी बेस 10 ले लो, pH ऑफ द सॉल्यूशन कहलाएगा. pH ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 14. इसी को pH स्केल कहा जाता. pH हमेशा 0 से 14 के बीच में लाई करता है. जैसे pH 0 कब होगा? pH will be equal to 0 when if the H plus concentration is 1 molar, and if the H plus concentration is 1 molar then OH minus concentration will be 10 to the power minus 14 molar. क्योंकि H plus into OH minus तो हमेशा 10 to the power minus 14. pH 14 कब होगा? जब H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 14 मोलर हो जाए, या OH माइनस का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए. मतलब 1 मोलर ही लिमिटिंग वैल्यू है आइडियल सॉल्यूशन मानने के लिए. 1 मोलर ही लिमिटिंग वैल्यू है आइडियल मानने के लिए. ठीक है, ऐसे समझ. मान ले हम तुमसे बोले फाइंड द pH ऑफ 10 पावर, या हम 10 टू द पावर 2 मोलर HCl सॉल्यूशन. 10 टू द पावर 2 तो बहुत ज्यादा हो गया, हम तो सीधे बोल रहे 5 मोलर HCl सॉल्यूशन. तो आंसर क्या देंगे? आंसर क्या दिया जाएगा? क्या हमें आप HCl तो 100% ब्रेक कर जाता, वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. जैसे ही हम 5 मोलर HCl बोले ये तो ब्रेक कर गया H प्लस, और Cl माइनस में H प्लस कितना मिलेगा? तो pH कितना होना चाहिए? माइनस लॉग टू दी बेस 10 5, जो कि एक नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगा. बट pH स्केल इज 0 to 14. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ pH नेगेटिव? नथिंग. pH नेगेटिव में हम लोग कभी लिखते नहीं है. अब देखो उसके पीछे लॉजिक, 2 लॉजिक. पहला, 5 मोलर HCl is highly concentrated, and highly concentrated
कैन बी कंसीडर्ड एज प्योर सब्सटेंस। हाईली कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट अगर ले लिए, जिसमें पानी नेग्लिजिबल है, खाली इलेक्ट्रोलाइट ही है, तो उसको हम क्यों ना प्योर बोले। और प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड का एक्टिविटी कितना होता, 1, तो पीएच कितना बोल देंगे। 1 मोलर से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग प्योर मानते हुए एक्टिविटी 1 लिख देंगे, और एक्टिविटी जैसे ही 1 यहां बिठाओगे पीएच आ जाएगा 0। तो चाहे 1 मोलर हो, 1.5 मोलर हो, 2 मोलर हो, 1 मोलर से जो ज्यादा है सबका पीएच कितना बोल देंगे, 0। ठीक है, फर्स्ट लॉजिक। सेकंड लॉजिक सेज सिंस 5 मोलर और 10 to the power 2 molar HCl is highly concentrated, therefore it will become a real solution। आप लोग सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ोगे, जैसे आइडियल होता, जैसे गैस होता है आइडियल और रियल, वैसे सोल्यूशन भी होता है आइडियल और रियल। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम्स इनटू प्ले, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा तो वो सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन नहीं रह जाएगा, वो सोल्यूशन एक रियल सोल्यूशन बन जाएगा। तो हम बोलेंगे प्रोवाइड गामा वैल्यू। गामा एक कैसे मान लें, गामा यहां पर नॉट इक्वल टू 1 होगा, गामा दे दो, गामा लगाएंगे, ये वाले एक्सप्रेशन से हम पीएच निकाल के बताएंगे, और ये पीएच भी 0 के आसपास ही आएगा। गामा वैल्यू देते ही वो पीएच भी 0 के आसपास ही आएगा। सो पीएच स्केल इज 0 to 14। इट इज फॉर अ वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ H+। बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन 10 to the power 2 मोलर, 5 मोलर, 10 मोलर HCl, उसके लिए हम लोग पीएच डिफाइन नहीं करते। उन सबों का पीएच को हम लोग 0 पे कंसंट्रेट कर दिए, सबको 0 बोल दिए, लेवलिंग कर दिए 0 पे। समझ में आ रहा है, क्योंकि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कैन बी कंसिडर्ड प्योर, एक्टिविटी इज 1, देयरफॉर पीएच इज 0। या प्रोवाइड द गामा वैल्यू बिकॉज द सोल्यूशन विल बिकम रियल सोल्यूशन। गामा मिलते ही पीएच निकालेंगे, वो भी आएगा जो वैल्यू, वो भी नियर टू 0 ही आएगा। समझ में आ रहा, पीएच स्केल 0 से 14 कैसे डिफाइंड है। ठीक है, ये एक्चुअल एक्सप्रेशन जरूर है, लेकिन आपके काम का इक्वेशन यही है, ये इन डेप्थ नॉलेज। कोई डिटेल में मजे लेने के लिए पूछ रहा है तो जवाब सुना देना। क्लियर? At 25 degree centigrade, we all know that H plus का concentration into OH minus का concentration is equal to Kw. In general, है कि P of any quantity T is always minus log to the base 10 T. T कुछ भी हो सकता है, T अगर H plus है तो pH, T अगर OH माइनस है तो POH, T अगर Ka है तो pKa, पढ़ोगे pKa ऑर्गेनिक में, Kb pKb, Kw pKw। क्लियर? H plus OH minus is equal to Kw, that will be equal to 10 to the power minus 40, taking minus log to the base 10 both sides. So minus log to the base 10 H plus minus log to the base 10 OH minus will be equal to minus log to the base 10 Kw। इससे हम लोग लिख सकते हैं pH plus POH is equal to pKw हमेशा। But at 25 degree centigrade, pH plus POH will be equal to 14, क्योंकि Kw 10 to the power minus 14 यहां लिखोगे, और 10 to the power minus 14 का माइनस लॉग लोगे तो कितना आएगा, 14 आएगा।
तो pH प्लस POH हमेशा 14 के बराबर होता है। ये लेकिन वैलिड है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, समझ में आ रहा? लेकिन इन जनरल pH प्लस POH विल बी ऑलवेज इक्वल टू pKw। If in a solution the concentration of H plus is greater than concentration of OH minus, then the solution will be called as acidic. अगर H plus ज्यादा है OH minus से, solution को कहेंगे acidic। अगर H plus का concentration is equal to OH minus का concentration, the solution will be called neutral। And if H plus का concentration is less than OH minus का concentration, the solution will be called as basic or alkaline। At 25 degree centigrade, H plus का concentration अगर OH minus के concentration के बराबर हो गया, मतलब कि दोनों के दोनों 10 to the power -7 हो गए, तो हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल। मतलब अगर हम इसका -log to the base 10 ले लें तो 7, या तो pH बोलो या तो POH बोलो, अगर दोनों 7 के बराबर हो गया मतलब कि सॉल्यूशन हो गया न्यूट्रल। क्लियर? If H plus का concentration becomes greater than 10 to the power -7 molar, ऑटोमेटिकली अगर ये 10 to the power -7 मोलर से ज्यादा हो गया तो ये 10 to the power -7 मोलर से कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो 10 to the power -14 कांस्टेंट है ना। तो अगर इसमें ले लिए दोनों तरफ -log to the base 10, तो ये बन जाएगा pH will be less than 7। और अगर H plus greater than 10 to the power -7 मोलर हो गया, मतलब कि सोल्यूशन क्या हो गया? एसिडिक। ये अगर 10 to the power -7 मोलर से ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली OH माइनस से ज्यादा हो गया, OH माइनस से ज्यादा हो गया तो सोल्यूशन विल बिकम एसिडिक। और अगर हम -log to the base 10 लेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। pH less than 7 एसिडिक। इफ H plus का कंसंट्रेशन बिकम्स लेस देन 10 to the power -7, तो pH will become greater than 7, the solution will become basic or alkaline। pH लेस देन 7 बोलो या POH ग्रेटर देन 7 बोलो, बात बराबर, एसिडिक। pH ग्रेटर देन 7 बोलो या POH लेस देन 7 बोलो, बेसिक या अल्कलाइन। एंड pH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू 7 पे सोल्यूशन क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। तो pH 0 से लेकर 7 तक, 7 नॉट इंक्लूडेड, एसिडिक। ग्रेटर देन 7 टू लेस देन इक्वल टू 14 अल्कलाइन या बेसिक, और pH इज इक्वल टू 7 अगर आ गया न्यूट्रल। प्योर वाटर का pH कितना है? 7। कितने टेम्परेचर पे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो एक लॉजिकल क्वेश्चन। At temperature 60 degree centigrade, at temperature 60 degree centigrade, the neutrality condition for solution will be, पहला pH is equal to 7, दूसरा pH less than 7, तीसरा pH greater than 7। पच्चीस डिग्री सेंटीग्रेड पे pH इज इक्वल टू 7 मतलब न्यूट्रल। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना pH विल से न्यूट्रल? इक्वल टू 7, लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7।
तो ऑब्वियसली 60 डिग्री पे KW बढ़ जाएगा। 10 to the power -14 था तो उससे बढ़ गया, मान लो 10 to the power -12 चला गया, बढ़ गया तो 10 to the power -12 चला गया। तो न्यूट्रल के लिए दोनों बराबर होंगे, तो 10 to the power -6 और 10 to the power -6, और जब pH निकालेंगे तो कितना आएगा 6, माने 7 से कम, 7 से कम हो जाएगा न्यूट्रलिटी कंडीशन। 6.5 कर देंगे बेटा अगर तू ये किया तो, चुपचाप रहे, एकदम 6.5 कर देंगे हम तुम्हारा। ठीक है। अब इसी में एक और एक्सटेंडेड क्वेश्चन, देन pH is equal to 7 at 60 degree centigrade implies acidic, alkaline, neutral। समझ में आ रहा है? 60 डिग्री पे pH मान लो 6 हो गया न्यूट्रल, तो pH लेस देन 6 होगा एसिडिक, pH ग्रेटर देन 6 हो जाएगा बेसिक। तो 60 डिग्री पे pH इज इक्वल टू 7 क्या डिनोट करेगा? अल्कलाइन और बेसिक सोल्यूशन। और यही क्वेश्चन को हम 10 डिग्री पे भी चेंज कर सकते थे। अगर यही हम बोलते हैं कि 10 डिग्री पे कितना pH ग्रेटर देन 7, मान ले pH 8 जो है वो 10 डिग्री पे न्यूट्रल बताता है, तो 8 से कम एसिडिक और 8 से ज्यादा बेसिक। तो pH 7 10 डिग्री पे एसिडिक बताएगा कि अल्कलाइन? तो pH 7 10 डिग्री पे एसिडिक बताएगा। समझ में आ रहा? Conjugate acids and bases। Conjugate acids and bases। एसिड्स एंड बेसेस, किसी भी एसिड से एसिड माइनस 1H प्लस विल गिव कॉन्जुगेट बेस। उसी एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। या किसी भी बेस पे +1H प्लस विल गिव द कॉन्जुगेट एसिड, विल गिव द कॉन्जुगेट एसिड। एसिड में से सिर्फ एक H प्लस हटाना, दो नहीं, हो सकता है एसिड के पास 3-3 H प्लस हो, ऐसा नहीं कि तीनों हटाएंगे उसके बाद कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। एक H प्लस हटाने के बाद जो भी मिलता है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। वेरी सिंपल। जैसे मान लो हम इधर एसिड का लिस्टिंग कर रहे हैं और इधर कॉन्जुगेट बेस है, तो HCl अगर लिखे तो यहां पर Cl माइनस, अगर हम यहां पर HNO3 लिखे कोई बात नहीं, NO3 माइनस, उसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस। लेकिन अगर हम H2SO4 लिखे तो यहां पर HSO4 माइनस कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। अगर यहां HSO4 माइनस लिखे तब SO4 2 माइनस। तो ध्यान रखना, सल्फेट इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ HSO4 माइनस, इट इज नॉट अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4। सिमिलरली H3PO4 देन इट विल बी H2PO4 माइनस। हम अगर यहां पे PO4 3 माइनस की बात करें तो ये किसका कॉन्जुगेट बेस है? HPO4 2 माइनस। खैर, इसको बेस मानते हुए इसी को कॉन्जुगेट एसिड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब दे आर कॉन्जुगेट ब्रदर ऑफ ईच अदर, है कि नहीं? दोनों के बीच में एक वर्ड या एक रिलेशन लगा हुआ है, कॉन्जुगेट। क्लियर? ठीक है। अब इसी के बेसिस पे एक छोटा सा थियरी देखो कि आखिर ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस में क्या रिलेशन होता है। मान लो बीकर में हम लोगों ने NaCN ले लिया, NaCN सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड, जो कि तुरंत ब्रेक कर जाएगा Na प्लस और
Cn माइनस में। ठीक है, साइनाइड क्या है? एक बेस है। जैसे ही साइनाइड आया, बेस वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। इसको बेस क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये H प्लस गेन करेगा, H प्लस गेन करके बन जाएगा HCN और जनरेट क्या कर देगा? तो साइनाइड क्या कहलाया? बेस, क्योंकि इसने H प्लस गेन किया है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी, और दूसरा इसने OH माइनस फर्निश किया है अकॉर्डिंग टू आरएनएस। तो साइनाइड क्या हो गया? बेस। और HCN क्या हो गया? इसी का अपना कॉन्जुगेट एसिड। तो इस प्रोसेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? Kb। Kb किसका? साइनाइड का। बोलेंगे ना, Kb साइनाइड का। Kb विल बी इक्वल टू HCN का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन साइनाइड का कंसंट्रेशन। वाटर का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट, या वाटर का एक्टिविटी 1, कैसे भी लॉजिक दिया जा सकता। प्योर वाटर एक्टिविटी 1। जैसे ही HCN बना, ये HCN भी अपना एसिडिक बिहेवियर शो करेगा H प्लस और Cn माइनस में ब्रेक करके, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं Ka। पिछले क्लास में बोले थे ना, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बहुत चलता है इसमें। HCN बना तो क्या HCN ऐसी आइडल बैठा रहेगा? HCN भी तो वीक एसिड है, वो भी तो ब्रेक करेगा H प्लस और Cn माइनस में। क्लियर है कि नहीं? Ka। अब देख, ये साइनाइड और ये साइनाइड अलग अलग नहीं है, सब एक ही बीकर में चल रहा। और हम ये भी लिख सकते हैं कि वाटर भी होगा जो H प्लस और OH माइनस में ब्रेक करके अपना Kw मेंटेन कर रहा होगा। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। दिस OH एंड दिस OH इज नॉट डिफरेंट। ये HCN और ये HCN इज नॉट डिफरेंट। समझ में आया? अब यहां K क्या लिखेंगे? हम K लिखेंगे H प्लस इंटू Cn माइनस डिवाइडेड बाई HCN। Kw क्या हो जाएगा? H प्लस इंटू OH माइनस। ठीक है, मान लीजिए पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। लेट फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई सेकंड इक्वेशन क्या देगा? फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई सेकंड इक्वेशन। अगर इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये HCN ये HCN कट जाएगा, साइनाइड ऊपर साइनाइड नीचे, ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या? H प्लस इंटू OH माइनस। दैट मीन्स K इंटू KB विल कम आउट टू बी। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन इट इज वैलिड ओनली फॉर कॉन्जुगेट। ऐसा नहीं कि किसी भी एसिड का K और किसी भी बेस का K भी Kw के बराबर होता। गलत। A एंड B शुड बी रिलेटेड बाय C। एसिड एंड बेस शुड बी रिलेटेड बाय कॉन्जुगेट, तब जाकर ये फॉर्मूला वैलिड है। Kw तो कांस्टेंट है। अब तुम खुद सोच, अगर K बड़ा हुआ तो K भी ऑटोमेटिकली छोटा होगा, या K छोटा हुआ तो K भी ऑटोमेटिकली। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी स्पीशीज का कॉन्जुगेट हमेशा ऑपोजिट स्ट्रेंथ का होता है। अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस बहुत ही वीक होगा, अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस बहुत ही स्ट्रांग होगा, बिकॉज K इंटू KB इज कांस्टेंट। और अगर हम दोनों तरफ माइनस लॉग टू दी बेस 10 ले लें, माइनस लॉग टू दी बेस 10 ले लिया जाए तो यह बन जाएगा pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको असीटेट आयन का K भी पता है तो असेटिक एसिड का K निकाल सकते हो। समझ में आ रहा? NH4OH का अगर K भी पता है तो NH4 प्लस का K निकाल सकते हो। जो दिया है उसका कॉन्जुगेट का K निकल जाएगा, क्योंकि Ka इंटू KB इज ऑलवेज इक्वल टू Kw। यहां तक हाँ, K HCN का है बिल्कुल। यहां पर K जो है वो HCN का है और KB जो है वो साइनाइड का है, वो Kw के बराबर होगा। एसिड और बेस आपस में कॉन्जुगेट होने चाहिए। HCN का कॉन्जुगेट कौन? साइनाइड। या बोलेंगे साइनाइड का कॉन्जुगेट कौन? HCN। तब ये रिलेशन वैलिड है।
ऐसा नहीं कि के एसिटिक एसिड का और के भी साइनाइड का, वहां ये वैलिड नहीं है। K into Kb is equal to Kw is valid only for conjugates, acids and bases। यहां तक बेसिक डिस्कशन था। अब शुरू हो रहा है इक्विलिब्रियम टॉपिक फ्रॉम द टॉपिक पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कॉपी करो। और पहला मोनोप्रोटिक एसिड्स, मोनोप्रोटिक एसिड जो सिर्फ एक H प्लस दे सकता है, मोनोप्रोटिक एसिड्स जो सिर्फ एक H प्लस दे सकता है, HCl, HNO3, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड। और मोनोप्रोटिक एसिड का सबसे पहला केस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक, स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड। जैसे मान लो HCl का सोल्यूशन है, HNO3 का सोल्यूशन है, उसका पीएच निकालना है, वेरी सिंपल। तो पहला इफ C molar HCl is taken, what will be the pH? तो आप तुरंत बोलोगे HCl will break up as H plus and Cl minus। ये तो 0 हो जाएगा, ये C और C हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन सब कुछ तो वाटर में चलता है। वाटर भी तो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है। H2O will break as H plus plus of OH minus and it will always maintain Kw, है कि नहीं? तो अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन आएगा कि हम H प्लस को C प्लस X लिखें कि सिर्फ C लिखें, मतलब कि वाटर का कंट्रीब्यूशन लिया जाए कि वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाए। ये आपके सामने सिचुएशन आएगा। तो ध्यान रहे, इफ C is greater than or equal to 10 to the power minus 6 molar, then water contribution is not taken। अगर ये C 10 to the power minus 6 से बड़ा है, मान लें 10 to the power minus 5 है, वाटर से ज्यादा कितना आएगा? 10 to the power minus 7। तो 10 to the power minus 5 के सामने 10 to the power minus 7 क्या है? नेग्लिजिबल, हटा देंगे। तो वाटर कंट्रीब्यूशन नॉट टू बी टेकन। डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे pH विल बी इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 C आंसर। जैसे मान लो तुम्हारे सामने एक सवाल आया, कैलकुलेट द pH ऑफ 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर HCl। तो HCl दिया H प्लस कितना? 10 टू द पावर माइनस 2, ब्रेक कर जाएगा ना। तो H प्लस आया 10 टू द पावर माइनस 2, मच ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 6, सीधे pH कितना बोलेंगे? 2। लेकिन मान लो तुम्हारे सामने सवाल आया, कैलकुलेट द pH ऑफ 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर HCl। नो डाउट HCl अभी भी 100% ब्रेक करेगा और H प्लस कितना आएगा? 10 टू द पावर माइनस 7। अगर हम 10 टू द पावर माइनस 7 लेते हुए आंसर दे दें तो आंसर कितना आएगा? pH इज इक्वल टू 7। क्या pH इज इक्वल टू 7 करेक्ट आंसर होगा? नहीं, क्योंकि सोल्यूशन है एसिडिक। भले ही 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? एसिडिक। और एसिडिक सोल्यूशन का हर हाल में pH 7 से कम आना चाहिए, चाहे 6.99 ही क्यों ना आए। लेकिन pH इज इक्वल टू 7 लिख के गलत आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? भले ही हम 6.99 निकालें। तो ऐसे केस में हम लोग जनरलाइज कर दिए कि इफ C इज लेस देन 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर, H2O contribution to be taken, H2O contribution to be taken। और कंट्रीब्यूशन कैसे लेते हैं? ध्यान देना, HCl ब्रेक किया H प्लस प्लस Cl माइनस में C और C, और वाटर दिया H प्लस प्लस OH माइनस। यहां से कुछ भी आए, मान लेते हैं X और X आया, टोटल H प्लस कितना हो गया? C प्लस X। तो अब हम लोग X को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते,
वी कैन नॉट नेग्लेक्ट एक्स नाउ। हम लोग एक्स को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? चूंकि ये KW है, KW क्या होता? H प्लस इंटू OH माइनस। तो सोल्यूशन में H प्लस कितना हो गया? C प्लस X, और OH माइनस कितना है? X। दिस विल बी इक्वल टू KW। सॉल्व क्वाड्रेटिक। सॉल्व करना है, X निकालना है। अब बोलेंगे H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना? C प्लस X। फिर बोलेंगे pH कितना? माइनस log टू दी बेस 10 C प्लस X। आंसर। और ये ऐसे करोगे तो pH 10 टू दी पावर माइनस 7 मोलर में 6.84 आता है, 7 नहीं आएगा। सवाल करेंगे, लेकिन देख लो कि पहले कौन से कंडीशन में वाटर को नेग्लेक्ट कर देना है और कौन से कंडीशन में वाटर का कंट्रीब्यूशन इंक्लूड कर लेना है। अब देखो, अलग से बेस का डिस्कशन नहीं करेंगे। जिस तरीके से एसिड का डिस्कशन चल रहा है और कंडीशन लगाएंगे, सेम कंडीशन बेस पे भी होगा। बस अंतर यह होगा कि यहां H प्लस के बदले OH माइनस, H प्लस के बदले OH माइनस, और pH के बदले क्या निकलेगा? POH निकलेगा। और POH को फिर 14 में माइनस कर देना, तब pH निकलेगा, क्योंकि pH प्लस POH विल बी ऑलवेज 14। समझ में आ रहा है? चलो एक हम रिपीट कर दे रहे बेस के लिए, लेकिन आगे ध्यान रहे। पहला केस, इन केस ऑफ एग्जाम्पल, जैसे मान ले NaOH या KOH आया, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, मान ले C मोलर, तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन तुरंत कितना हो जाएगा? C। अगर ये C ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर है, तो सीधे POH विल बी इक्वल टू माइनस log टू दी बेस 10 C करके POH निकाल लीजिएगा। जैसे मान लो बोला गया 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर NaOH, तो 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर NaOH में OH माइनस कितना आएगा? 10 टू द पावर माइनस 2। तो POH कितना आएगा? 2। pH कितना आएगा? 12। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर ये C, इफ C इज लेस देन 10 टू द पावर माइनस 6, तो सबसे पहले हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? NaOH को ब्रेक कर देंगे Na प्लस और OH माइनस में, C और C मिल गया। वाटर का कंट्रीब्यूशन लेंगे, वाटर भी ब्रेक किया H प्लस प्लस ऑफ OH माइनस में। वाटर की तरफ से कितना आया? X और X आया। टोटल OH कितना हो गया? C प्लस X है ना। अब KW में बिठाओ, KW विल बी इक्वल टू X इंटू C प्लस X। सॉल्व करके X निकाल, X निकला तो C प्लस X निकलेगा, OH माइनस आएगा, POH निकालेंगे, फिर pH बताएंगे। क्लियर है ये चीज? आगे, वीक मोनोप्रोटिक एसिड। वीक मोनोप्रोटिक एसिड जैसे वीक मोनोप्रोटिक एसिड कुछ HA टाइप का स्पीशीज होगा जिसमें एक ही H प्लस होगा रिलीज करने के लिए।
एच ए ब्रेक कर गया H प्लस प्लस ऑफ A माइनस में। पहले हम एक जनरल डेरिवेशन कर रहे हैं, उसके बाद केसेस बनाएंगे। एट टाइम t इक्वल टू 0 इसका C मोलर था। एट एनी टाइम इक्विलिब्रियम दैट विल बिकम C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा। आपका इच्छा है चाहे अल्फा में लिखो या एक्स में लिखो, नो प्रॉब्लम। किसी भी टाइम पे एक्स को हम लोग अल्फा में या अल्फा को एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। के का वैल्यू H प्लस C अल्फा C इंटू 1 माइनस अल्फा। C कट गया। K विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है। लेट अल्फा इज वेरी वेरी मच लेस देन 1। लेट मान के चल रहे हैं, अगर अल्फा वेरी वेरी मच लेस देन 1 आया, मान के चले तो अल्फा कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ के बाई सी। ठीक है। तो उस केस में H प्लस कितना आएगा? H प्लस का कंसंट्रेशन है C अल्फा, तो C जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? ये अंडर रूट ऑफ के इंटू, यहां वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं माने हम, यहां सिर्फ एसिड के वजह से H प्लस कितना आएगा अगर उसका अल्फा नेग्लिजिबल होगा, अल्फा अगर 1 से बहुत छोटा होगा, तो ये मानते हुए हम डिराइव किए। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसी पे बेस्ड पहला कंडीशन, इफ C इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 टू द पावर -6, जैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में लेते थे ना, वैसे वीक एसिड के केस में भी, वीक एसिड में जो कॉन्सेंट्रेशन जो C दे रखा है वीक मोनोप्रोटिक एसिड का, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 टू द पावर -6 है, और साथ ही साथ K इंटू C जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 टू द पावर -12 है। ऐसा क्यों कंडीशन बनाए? क्योंकि K इंटू C अंडर रूट H प्लस देता है सिर्फ एसिड के कारण। तो अगर ये 10 टू द पावर -12 से अगर बड़ा होगा तो H प्लस ऑटोमेटिकली 10 टू द पावर -6 से बड़ा होगा, और H प्लस अगर एसिड से ही 10 टू द पावर -6 से बड़ा आ गया तो वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लेते। समझ में आ रहा? C ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 टू द पावर -6, K इंटू C ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 टू द पावर -12, देन H2O contribution not to be taken। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अब देखना, एंड इफ K बाई C is less than equal to 10 to the power -3, what is K by C? K by C is related to alpha। अगर ये 10 टू द पावर -3 से छोटा है, मान लेते 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4 रूट लेंगे तो कितना आएगा? 0.01। तो क्या वो हटाने लायक नहीं है 1 के सामने से? क्या 1 के सामने से 0.01 नहीं हटाया जाएगा? 100% हटा देंगे। अल्फा अगर 1 से लेकर 5% के अंदर अगर है तो हम लोग अल्फा को हटा देते हैं 1 के सामने से। समझ में आ रहा? तो ये एक अगला कंडीशन बना। ये कंडीशन अल्फा को हटाएं कि नहीं हटाएं, ये कंडीशन वाटर का कंट्रीब्यूशन ले कि नहीं ले। अगर ये सारे कंडीशन अगर हैं तो सीधे HA ब्रेक्स एज H प्लस प्लस A माइनस, C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा। जो यहां की वही चीज हम यहां भी कर रहे हैं, सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, लेकिन अब आपको दूसरा कंडीशन मिलेगा। K जो हो जाएगा वो हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा विल बी वेरी वेरी मच लेस देन 1, अल्फा विल बी इक्वल टू अंडर रूट K बाई C। H प्लस का कंसंट्रेशन आ जाएगा अंडर रूट K इंटू C, देयरफॉर pH विल बी इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 अंडर रूट K इंटू C। फाइनल आंसर। देखो आप बोलोगे सर 2 बार वही चीज लिख दिए। ये जो पहली बार जो चीज हम लिखे हैं ये समझाने के लिए कि आखिर ये सब कंडीशन आया कहां से और क्यों लगा रहे हैं। समझ आ रहा? अब अगला केस बताएंगे जब ये लेस देन 10 टू द पावर -12 हो जाएगा तो तुरंत बोलेंगे वाटर का कंट्रीब्यूशन भी लेना है।
समझ में आ रहा है बात? जल्दी जल्दी कॉपी करो। तुम लोग पढ़ो, बोर्ड पे ज्यादा ध्यान दो। क्या? सांस लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जा आराम से, यहां क्या बैठा होता है। सेकेंड कंडीशन इज इफ C is greater than or equal to 10 to the power minus 6 मोलर। ये बहुत सिंपल सा कंडीशन है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा कंडीशन नहीं है। K इंटू C भी जो है वो 10 to the power minus 12 से बड़ा है, लेकिन K by C जो है, now this becomes greater than 10 to the power minus 3। यहां K by C 10 to the power minus 3 से छोटा, अल्फा नेग्लिजिबल। लेकिन अगर K by C 10 to the power minus 3 से बड़ा हो गया, मान लो 10 to the power minus 2 हो गया, तो अल्फा का वैल्यू किस में आएगा? 10 to the power minus 1 में। मान ले 0.1 0.2, क्या 0.1 0.2 को हटा दोगे 1 के सामने से? नहीं। इन दिस केस अल्फा इज नॉट नेग्लेक्टेड। ध्यान दो, HA ब्रेक करेगा H प्लस प्लस ऑफ A माइनस में। C इंटू 1 माइनस X, C इंटू X गिविंग X एंड X। मान ले X में कर रहे, अरे अल्फा जब नेग्लिजिबल नहीं है तो X भी नेग्लिजिबल नहीं है। बात वही है ना? K क्या आ जाएगा? X स्क्वायर अपॉन C माइनस X। अगर अल्फा नेग्लेक्टेड होता तो यहां से हम X को भी हटा देते, है कि नहीं है? लेकिन अब अल्फा नॉट नेग्लेक्टेड, नॉट नेग्लिजिबल, तो X भी नॉट नेग्लिजिबल। सॉल्व इट क्वाड्रेटिकली, सॉल्व इट क्वाड्रेटिकली टू गेट X। और तब जब X मिलेगा तब निकालेंगे PH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग 10X।